कैसे हैं सब। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं लाइट। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग जानेंगे लाइट है क्या, लाइट के कौन कौन से फिनोमिनन होते हैं, लाइट के बारे में जितना भी हो सकता है उतनी जानेंगे। और अपने चैप्टर में जो लाइट में पढ़ना है, पहले तुम समझ लो पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है मेनली, पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट क्या है, और टाइम बच गया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, इतना तो आज कर ही लेंगे। ठीक है, तो एकदम चिल होकर पढ़ना है। बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें 1 मार्क्स में यहाँ पे काम में आएंगी, और बहुत सी हैं आपको 2 या 3 4 मार्क्स भी दिलाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो लाइट है क्या। लाइट एक वेव है, लेकिन लाइट एक पार्टिकल भी है। ठीक है, मॉडर्न थेसिस के हिसाब से लाइट को सिर्फ वेव नहीं मान सकते हैं, लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। कौन? आपका लाइट शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझनी है हमें कि लाइट और क्या है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको अगर समझना है तो एंशिएंट टाइम में, या बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट हुए मैक्सवेल, उन्होंने बता रखा है आपको वहां से कि यार लाइट एक क्या है, वो आपका वेव नेचर है। और अगर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एक बॉडी या एक पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसका मास, और वही पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका मास, दोनों होते हैं डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल उसका मास कुछ है, फिर रुका हुआ है तो उसका मास कुछ और होगा, अगर वो मोशन में है तो उसका मास कुछ और होता है, चल रहा है, मास बदल जाता है स्लाइटली। ऐसा नहीं बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन जरूर होता है, बहुत ही स्लाइटली छोटा सा परिवर्तन होता है। जब बॉडी मूव कर रही है तब मास उसका ज्यादा होता है हमेशा। जब बॉडी मूव कर रही है मास ज्यादा होता है देन रेस्ट पे उसका मास कुछ कम होता है। बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, लेकिन हाँ अंतर जरूर होता है। ठीक है, और क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पॉइंट आपको नोट करते जाना है। लाइट क्या है आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब सवाल ये उठता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। तो ऐसी सारी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो कहलाती आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बाकी इसमें बहुत डिटेल में चर्चा हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से। जब आप क्लास 11th में वेव पढ़ेंगे वहां एकदम डिटेल से बताएंगे आपको अच्छा सा सब कुछ इसके बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर तुम और समझना अच्छे से है कि अगर लाइट मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है, होता क्या है, पहले समझ लो है क्या ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिनको आगे प्रोपगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सारी वेव कहलाती जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कोई पूछे लाइट क्या है, लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब लाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम है तब भी ठीक है, मीडियम नहीं है तब भी ठीक है। क्योंकि अगर आप, ये अर्थ है, अर्थ से ऊपर जाएंगे, मान लो एक ये लेयर, एक ऊपर और ऊपर, यहाँ पे जो गैस होती है अर्थ के एकदम पास में, वो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ पे गैसों की भरमार है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे गैसों की रेयरनेस बढ़ती जाती है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते जाते हैं। एक ऐसा स्पेस जाता है जहां पे आपके पार्टिकल्स होते ही नहीं, मतलब गैस होती ही नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम या बोलते हैं निर्वात। ठीक है, तो जहां वैक्यूम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ हम जो बोल रहे हैं वो साउंड है। ठीक है, साउंड एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है, लेकिन अंतर दोनों क्या है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए चाहिए होता है मीडियम, कोई माध्यम हो तब वो चल पाएगा। मतलब हम बोल रहे हैं और कोई अगर सुन पा रहा है, मतलब ये है कि यहाँ से जो मैंने बोला है वो एनर्जी ट्रांसफर की है पार्टिकल्स को, वो पार्टिकल एनर्जी को कैरी करेंगे रिसीवर के कान तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पार्टिकल नहीं होंगे, यहाँ अगर पार्टिकल नहीं होंगे तो ये वेव ट्रांसफर नहीं होगी, आप मेरे साउंड को या कोई मेरी साउंड को सुन नहीं पाएगा, मेरे भले ही वो आसपास बैठा हो, मैं बोलता रहूंगा, कुछ भी उससे समाज में नहीं आएगा, सुनाई नहीं पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन ये घटना लाइट के साथ नहीं होती है। लाइट को मीडियम हो या ना हो, लाइट ट्रेवल कर जाएगी। लाइट को पार्टिकल से मतलब नहीं है, पार्टिकल है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, लेकिन उतनी स्पीड नहीं होती लाइट की। अगर यहाँ पे जो देखो लाइट अगर यहाँ से आ रही है मान लेते हैं और यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है, तो लाइट की स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, और यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम। पार्टिकल्स का जो रेयरनेस है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम, ठीक है। ये एक मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है। जहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है उसको बोलते हैं डेंसेस्ट मीडियम। ये उससे कम डेंसर, ये उससे कम डेंसर, ये उससे कम डेंसर, ठीक है। इतनी छोटी सी बात है। लाइट क्या आपकी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यहाँ पूछा जाता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? पहली बात तो ये ध्यान रखना, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है आपकी वैक्यूम में और एयर में। वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन फिर भी अगर आपसे तुलना करने के लिए बोला जाए तो आप कहेंगे वैक्यूम में ज्यादा होती है देन एयर। अगर नॉर्मली कोई बोल रहा है तो हम लोग बोलते हैं एयर या वैक्यूम दोनों में क्या होती है? स्पीड बराबर होती है। लेकिन कोई अगर बोलता है किसमें ज्यादा होती है, तो अगर दोनों में पूछा जा रहा है तो वैक्यूम में, ठीक है। तो कितनी होती है वो आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है, ठीक है। तो ये आपका लाइट के बारे में डिस्कशन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइट, कुछ फेनोमेनन पढ़ते हैं लाइट के जो अपने चैप्टर में है ना। यहाँ से आपको 1 मार्क्स में देखने को कुछ मिल सकता है। अब पहला फेनोमेनन है आपका लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज इंट्रोडक्शन चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि बोर्ड से पहले सारा कुछ खत्म कराना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या हिंदी बोल दें प्रकाश का परावर्तन। तो है क्या ये, है ना। अपने रटना नहीं है, चीजों को समझना है, उसी हिसाब से आपको लिख के आना है बोर्ड में, ठीक। सभी एक जैसा लिखेंगे तो नंबर भी बहुत ही कॉमन मिलते हैं, कट भी जाते हैं, ठीक है। आप अपने शब्दों में लिखेंगे और जैसा समझा रहे हैं वैसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक, कैसी पॉलिश्ड है और कैसी है? ओपेक है। ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, ओपेक है। अब अगर इस पे कोई लाइट मान लो ऐसे पड़ी, ऐसे बहुत सारी लाइट पड़ रही होंगी इस पे, बहुत सारी करोड़ों रे ऑफ लाइट आ रही होंगी, अरबों रे ऑफ लाइट आ रही होंगी इस पे, ठीक है। अगर हमें समझना है इसको है तो ये मान लो ऐसे पड़ी, ठीक, ऐसे पड़ी, तो इसका क्या होता है? ये इस पे टकराएगी, टकरा कर ये वापस आएगी। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही रिस्पॉन्सिबल होता है चीजों को देखने के लिए। अगर हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि इस पे रे पड़ रही है, पड़ने के बाद मेरी आंख पड़ रही है तब मैं इसको देख पा रहा हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो इस पे रे पड़ रही होगी, पड़ने के बाद मेरी आंख पे आ रही होगी तब हम इसको देख पा रहे हैं, सिंपली, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इसी पे बेस्ड हम इसी बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई पूछे दे यहाँ से क्वेश्चन, कैसे पूछ सकता है कोई क्वेश्चन आपसे, अगर ये पूछ दे कि किस फिनोमेना द्वारा, बाय विच फिनोमेनन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, है ना, तो आपको लिखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन बाय विच वी सी द ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये है क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है, आपको बोलना है 2-4 शब्द बोलने हैं कि जब, यदि हिंदी बोलना है हिंदी बोल सकते हो, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे। जब किसी चिकने समतल तल पर, ये क्या है? चिकना समतल तल है, इस पर कोई प्रकाश आता है, आकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आकर उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा बिना कुछ लॉस किए। हालांकि कुछ लॉस होगा क्योंकि जब लाइट यहाँ से यहाँ पे टकराएगी इसकी एनर्जी कुछ होगी, है ना। जब यहाँ टकराएगी इसका कुछ ना कुछ पार्ट ये सोख लेगा, भले ही कितना स्मूथ हो ये, कोई चीज 100% परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ पार्ट ये इसको क्या करेगा, ये इसका एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ एनर्जी का लॉस ताकि उसको वापस भेज देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। इस घटना को बोलते हैं हम लोग हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया होगा एकदम, ठीक है। अब इसको बस समझना है। अगर इंग्लिश में बोले व्हेन ए रे स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस देन इट बैक्स इन सेम मीडिया, दिस फिनोमेनन नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको ऐसे लिख लेना है, या समझ में आ गया होगा, आसान सी बात है, ठीक है।
मान लो ये कोई एक सरफेस है, ये शो करता है कि बाहर पॉलिश है, आर पार नहीं दिख रहा है, इसका डेडनेस का मतलब ये होता है। ठीक है, मान लो कोई एक रे ऐसे आई, ऐसे, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको है, या बोलते हैं आपतित किरण, हिंदी में आपतित किरण। अब इसको समझने के लिए हमें करते क्या है, जिस पॉइंट में ये पड़ा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हमें करना क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें इस बाउंड्री का नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। सुन लेना अच्छे से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये बाउंड्री मतलब ये वाला, इसको बोलते हैं बाउंड्री। ठीक, इस बाउंड्री का हमें ड्रॉ करना है नॉर्मल। कोई पूछे नॉर्मल क्या होता है, तो मैं बोल रहा है नॉर्मल एक ऐसी काल्पनिक लाइन होती है जो बाउंड्री पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सिंपल सी बात है। तो हमने कहा ये एक काल्पनिक लाइन है ये। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता नहीं उसमें, बस अपनी कैलकुलेशन के लिए। फिजिक्स में हम लोगों को मैथ लगानी है, तो अपनी कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बाउंड्री को हमने यहाँ पे कल्पना कर ली यहाँ पे। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम लोग नॉर्मल है, ये हिंदी में अभिलंब। ठीक है, अब ये नॉर्मल से ये फिनोमेना देखा गया है बाय एक्सपेरिमेंट। ऐसा देखा गया है जितना एंगल ये यहाँ बनाती है, ये उसी एंगल पे ये लाइट यहाँ पड़ी, पड़ने के बाद उसी एंगल पे ये यहाँ से वापस लौट आती है उसी एंगल पे। ठीक, अगर इसको बोलते हैं एंगल आई, तो इसको बोलेंगे हम लोग एंगल आर, क्योंकि ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर लिख दे रहे हैं सारे टर्म्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग एंगल आर बोलते हैं। और अगर ये सरफेस कैसी है, स्मूथ है, रेगुलर है, ठीक है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी ना हो, तो हमेशा एंगल ये दोनों बराबर होंगे। कंडीशन है ये सरफेस कैसे होनी चाहिए, ये सरफेस होनी चाहिए रेगुलर। ऐसा नहीं है कि सरफेस आपकी मतलब जिगजैग हो इस टाइप से, ऐसे अगर सरफेस है तो फिर ये कहीं भी जा सकता है। तब यहाँ पे अगर तुम ड्रॉ करोगे तो ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, वहां पे हम लोग कहेंगे इट इज नॉट ए रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज एन इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये कंडीशन है यहाँ पे। तो अगर ऐसी कहानी है तब ये और ये इसके बराबर होता है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब आपसे बोर्ड में ये पूछ सकता है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपने जो दिख रहा है वही आपने बोल देना है। क्या बोलोगे आप? द एंगल ऑन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। खत्म हो गया। ऐसे ही अगर पूछता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो तुम बोलोगे द एंगल ऑन बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल्स में एक बात कॉमन है, वो ध्यान रखना। बात ये कॉमन है कि आपका नॉर्मल दोनों में रहेगा कॉमन में। देखो ये यहाँ भी नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है। अगर कैसा है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो हो क्या रहा है, एक रे आई यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होके उसी मीडिया में क्या हो गया, ये उसका हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने वही बोला था, जब कोई प्रकाश की किरण एक समतल चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में या मीडिया में वापस लौट आती है, इस घटना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आसान सी बात है। अब यहाँ पे इसके कुछ लॉ हैं, इसके कुछ लॉ भी हैं। ठीक है, दो इसके लॉ हैं। इसके कितने लॉ हैं? दो लॉ हैं, दोनों आसान लॉ हैं। हम बता रहे हैं, आपको अपने हिसाब से नोट्स में लिख लेने हैं, और जो भी आपको नहीं लिखना है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, जो बोल रहे वो तो लिख लेना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट लॉ इसका क्या कहलाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई एट ए सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही पृष्ठ पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं
तो सिंपल जो दिख रहा है वही लिखना है, कुछ आपको नया नहीं लिखना है, सब रट्टा नहीं मारना है। जिस आपको ये डायग्राम समझना है और इसके हिसाब से आपको इसकी डेफिनेशन, इसके लॉ, इनकी डेफिनेशन सबको समझ लेनी है। ठीक है, बहुत आसान सी भाषा में। सेकेंड रूल आपका, सेकेंड लॉ आपका ये है, एंगल आई बराबर एंगल आर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसके दोनों लॉ हो गए। हमने पढ़ लिया आज क्या, लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, लाइट है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है ना। और फिर हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, वो हमने यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केस खास और बन सकता है, इसको हटा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। एक केस यहाँ पे कुछ खास ये बन सकता है कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में, कब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, कब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होंगे। ध्यान रखना, ये तभी संभव है जब आपकी जो इंसिडेंट रे है वो कैसे गिरे, नॉर्मल पे ही गिरे, ऐसे गिरे, या बोल दो कि सरफेस पे परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर अगर रे गिर रही है तो फिर ये ऐसे गिरेगी, ये इसी रास्ते पे वापस लौट आएगी। इसको बोलोगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे। किस पे है ये, नॉर्मल पे ही है, दोनों किस पे है, नॉर्मल पे, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, बाउंड्री के परपेंडिकुलर, रे भी हमने भेजी परपेंडिकुलर। तो अब ये बताओ कि नॉर्मल से और इंसिडेंट रे कोई एंगल बना रही है ना। जब ऐसे हो, जब ऐसे मान लो ये ऐसे समझना, ऐसे अगर ये ऐसे आ रही थी, ऐसे अगर ऐसे रे आ रही तो ये मान लो नॉर्मल है। अगर ऐसे आएगी तो क्या होगा, कुछ एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल कुछ। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे कम होते 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 कम होते होते क्या हो गया, अब एंगल जीरो हो गया ना। तो वही क्या है, रिफ्लेक्शन में तुम यही ध्यान रखना है कि एक ही कंडीशन पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ बिकम्स जीरो। कब, जब इंसिडेंट रे आपकी कैसी आए, नॉर्मली आए। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए क्लियर। और एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी हो सकता है, हम जितने टाइप हो सकते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, एक रे है, एक रे है इंसिडेंट रे, वो नॉर्मल से, किससे, नॉर्मल से वो 70 डिग्री का एंगल बना रही है, नॉर्मल से 70 डिग्री का एंगल बना रही है। ध्यान रखना, सॉरी नॉर्मल से नहीं, नॉर्मल से नहीं, बाउंड्री से, बाउंड्री से, या बोल दे मिरर से, बोल दे दर्पण से, इसमें ये बाउंड्री है, बाउंड्री से इंसिडेंट रे, ये कौन सी आपकी रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, क्या है आपकी इंसिडेंट रे है। ये आपकी बाउंड्री से कितना एंगल बना रही है, 70 डिग्री। क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या कहा था, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, लेकिन क्या ये एंगल आई है, दिमाग पे जोर डालो, क्या ये एंगल आई है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल तो ये है ही नहीं, इसका नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करोगे, हमने कहा काल्पनिक होता है ये रहा नॉर्मल। तो अब बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 20 होगा, है ना, क्योंकि पूरा 90 होता है ना पूरा। ये यहाँ पे भड़बड़ी में गलती लोग करके आते हैं, 70 को 70 बना के आते हैं, यहाँ पे हैं, एंगल आर 70 नहीं होगा, कितना होगा 20। ये जितना है वही इतना ये होगा, ये क्योंकि आई ये होता है, तो आर ये होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आई नहीं था, क्वेश्चन को पढ़ लेना क्या कह रहा है, किसके किसके बीच में एंगल दिया गया है। तो आर कितना होगा आपका, ये होगा आपका 20 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और देखो अब आते हैं हम लोग मिरर पढ़ते हैं, मिरर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। इसमें जो खास खास बातें हैं तो मैं बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से, आपको नोट कर लेनी, समझ लेनी है। ये रहा आपका प्लेन मिरर, ये दर्शाता है कि बाहर क्या है, पॉलिश है। अगर पॉलिश नहीं होगी तो ये वर्क करेगा एज ए लेंस। ठीक है, फिर वहां लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, होता है लेकिन एक कंडीशन पे होता है, वो बताएंगे जब पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इसको देखो, ये मिरर है आपका, क्या है आपका मिरर है। तो मिरर में कुछ बातें ध्यान रखनी है। मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, फोकल लेंथ क्या होती है वो बताएंगे बाद में। अभी के लिए एक की पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, वो होती है आपकी इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक, ये मिरर आता है।
मिरर के सामने जितनी दूर पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये मान लो आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, आपकी डिस्टेंस मिरर से मान लेते हैं कितना है, 2 मीटर है। तो आपकी इमेज, सुन लेना अच्छे से, आपकी इमेज मिरर के पीछे बनती है। झांकने मत लगना उसमें, देखिए नहीं, वर्चुअल है ये, ठीक है, रियल नहीं है। क्या होती है? वर्चुअल। मिरर में सारी इमेज कैसी बनती हैं? वर्चुअल बनती हैं। ये आपने देखा होगा कि मिरर के सामने जब आप खड़े होकर अपना राइट हैंड अप करते हैं तो मिरर में जो बंदा मतलब हम ही होते हैं, वो जो दिखता है वो लगता है वो लेफ्ट हैंड अप कर रहा है ना। इस घटना को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। कोई पूछे व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, तुम इसको अपने शब्दों में बोल सकते हो। व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, इफ वी raise our right hand, then the image appears to rise hand of left या left hand, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। दिस phenomenon is known as lateral inversion। इंग्लिश पे ज्यादा फोकस ना करें, ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, समझना, समझो पहले, वो समझो भाव, समझो भाव, ठीक है। अगर 2 मीटर ये खड़ा है यहाँ पे मिरर से दूर, तो इसकी इमेज भी कितनी बनती है? 2 मीटर दूर ही बनती है पीछे उसके, ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअल है तो यहाँ में दिखेगा नहीं, ये 2 मीटर है, ठीक है। कैसे बनती है वो समझाएंगे बाद में भी। और कुछ बातें और समझ लो अच्छे से कि अगर ये पूछ दी जाए आपकी लेंथ मान लो 3 मीटर है, आपकी हाइट कितनी है? 3 मीटर है, तो कहा जाए कि मिरर कम से कम, मतलब प्लेन मिरर कम से कम कितनी हाइट का हो जिससे आप अपना पूरा इमेज देख लें। सुन लेना अच्छे से, अगर आपकी लेंथ 3 मीटर है तो कम से कम कितनी हाइट का मिरर लाएं ताकि आप अपना पूरा इमेज देख सकें। क्योंकि अगर हमने बात करें कम से कम, अगर उससे कम आएगा तो फिर आप पूरे नहीं आएंगे उसमें। सुन लेना अच्छे से, हम बोले कम से कम, अगर उससे कम करोगे तो फिर आप उसमें पूरे नहीं आओगे। ज्यादा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा तो आ ही जाओगे पूरा, ठीक। कम से कम तो हमेशा ध्यान रखना ये होता है उस आपकी लेंथ का आधा। अगर आप 3 मीटर लंबे हैं, 3 मीटर आपकी हाइट है और आपको अपना पूरा इमेज देखना है तो आपके लिए कम से कम 1.5 मीटर का मिरर होना आवश्यक है। अगर 1.5 मीटर से कम हुआ, 1.4 भी हुआ, 1.49 भी हुआ, तब आपका पूरा इमेज नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पार्ट आपका मिस हो जाएगा, हेड या फीट जरूर मिस हो जाएंगे। अगर पूरा देखना है तो लेंथ कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए आपकी हाइट के। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी हाइट कितने 5 मीटर है तो मिरर कम से कम होना चाहिए 2.5 मीटर का, आधी हाइट का मिरर, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इमेज कैसे बनती है मिरर में वो हम तुम्हें दिखा दे रहे हैं कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, पता ही होगा। रियल इमेज वो इमेज होती है जिन्हें हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके, जिन्हें हम लोग स्क्रीन पे बना सकें। जैसे सिनेमा हॉल में जो हम इमेज देखते हैं वो रियल होती है, फोटोग्राफ्स में जो इमेज देखते हैं वो रियल होते हैं, लेकिन मिरर में जो हम देखते हैं वो क्या होती है? वर्चुअल होती है, ठीक। या फिर हम साइंटिफिकली बोल दें कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रे वास्तव में मिल रही हैं, इफ दे रियली मीट देन द इमेज फॉर्म इज रियल। अगर वास्तव में मिल रही है तो, अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो बात हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद देखना है आपको। और इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रे देखनी पड़ती है, ठीक। हम दो रे को ही देख के चलेंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी बात है कि 2 रे अगर वास्तव में मिल रही हैं तो इमेज रियल बनेगी। अगर वो 2 रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ना मिले तब इमेज कैसी बनेगी आपकी? वो बनेगी वर्चुअल। अंडरस्टैंड? तो अगर ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, हमें इसकी इमेज देखनी है कैसे बनी है, तो हमने कहा इससे पकड़ो 2 रे, इससे बहुत सारी रे निकल ली होंगी। हमने कोई 2 रे पकड़ ली, एक रे हमने मान लो ऐसे पकड़ ली, एक हमने डाली से नॉर्मल पे डाल दिया। अब नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल से चली जाएगी वापस। इसको यहाँ डाला तो इसके लिए ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये इंसिडेंट, तो जहाँ पे इंसिडेंट वहां बनाओ, पहले क्या ड्रॉ करो? नॉर्मल, है ना, ये रहा इसका नॉर्मल, तो ये उतने एंगल पे वापस निकल जाएगी यहाँ से ऐसे। तो बताओ ये रे और ये रे दोनों कहीं मिलेंगे आपस में? कभी नहीं मिलेंगी। और डिस्टेंस बढ़ रही है, फैलती जाएंगी, है ना, कभी नहीं मिलेंगी। जो रे आपस में नहीं मिलती हैं उनको हम लोग पीछे जबरदस्ती करते हैं एक्सटेंड। तो इसको पीछे बढ़ाया हमने, तो इसको भी पीछे बढ़ाओगे तो देखो ये कहाँ काट गई, ये यहाँ काट गई। तो अगर ये ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, कितनी डिस्टेंस था? एक्स पे था,
तो ये आपका बन गया इमेज, इसी का इमेज बनता है ऐसे, ये बन गया वाई डिस्टेंस पे, तो ये होता है सॉरी वाई एक्स पे ही बनेगा, दोनों डिस्टेंस इक्वल होती है। ठीक है, ऐसे आपकी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है किसी भी मिरर के सामने। आप कितना भी आपको बनाना हो आप बना लेंगे ऐसे। ओके, तो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया है प्लेन मिरर द्वारा। हम लोग रिफ्लेक्शन के कुछ केस, मतलब जितने भी केस हैं सारे पढ़ेंगे आप कौन, स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर होते क्या है वो जानेंगे, क्या होता है पोल, क्या होता है प्रिंसिपल फोकस वो जानेंगे, फिर कैसे उनसे इमेज बनती है वो जानेंगे। सारा डिटेल में चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से, और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है।